हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों हर सेशन की तरह आज हम झारखंड करंट अफेयर्स में देखने वाले हैं झारखंड से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को व्याख्या के साथ, और कुछ प्रश्नों को देखेंगे वन लाइनर के फॉर्म में। सेशन में होगा एक अभ्यास प्रश्न जिसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं, और सेशन के अंत में झारखंड से रिलेटेड स्टैटिक जीके को देखेंगे। दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां मेरे पीडीएफ को आप देख पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को, और सबसे पहले देखते हैं लास्ट वीडियो का अभ्यास प्रश्न। आइए इसे हम डिटेल में जानते हैं उत्तर के साथ। हाल ही में झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा झार जल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए स्वास्थ्य विभाग, ऑप्शन बी कल्याण विभाग, ऑप्शन सी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, अथवा ऑप्शन डी संयुक्त रूप से उपरोक्त सभी विभाग द्वारा। दोस्तों झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है झार जल ई पोर्टल मोबाइल ऐप। आइए इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने झार जल मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। पेयजल विभाग की मासिक पत्रिका झार जल संदेश और मेघ पुष्प का विमोचन भी इस अवसर पर किया गया। झार जल मोबाइल ऐप में प्रदेश में संचालित जलापूर्ति योजनाओं और चापानल से संबंधित सारी जानकारियां इस ऐप में उपलब्ध होगी, और राज्य में जल्द ही इसरो के सहयोग से सैटेलाइट चापानल पर भी काम किया जाएगा। राज्य में 4,02,719 हैंडपंप जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से जुड़ेंगे, और ऐप को झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सिस्टम और डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने मिलकर तैयार किया है। इसमें राज्य भर की सभी चापानल का विवरण अपलोड किया जाएगा, और एक क्लिक में सारे चापानल का हिस्ट्री स्क्रीन पर नज़र आने लगेगी। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को, और इसे हम जानेंगे डिटेल में। आज का पहला प्रश्न है, चेन्नई सुपर किंग्स धोनी के कप्तानी में अब तक कितनी बार आईपीएल चैंपियन बन चुकी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, अथवा ऑप्शन डी 6। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 5, यानी चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार आईपीएल का चैंपियन बन चुका है, और 5 बार इसके कैप्टन रहे हैं धोनी, MS धोनी। आइए इसके बारे में भी डिटेल में जानते हैं। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स 5वीं बार आईपीएल चैंपियन बन चुका है, और आईपीएल 2023 सीज़न का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने धोनी के कप्तानी में ही जीता है। आपको बता दें कि फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को फाइनल में हराया था। चेन्नई सुपर किंग्स 5वीं बार आईपीएल चैंपियन बनी है, और इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स, जिसे शॉर्ट में CSK के नाम से जानते हैं, सबसे ज़्यादा बार आईपीएल जीतने वाली टीमों में शुमार हो गई है। इससे पहले मुंबई इंडियंस भी 5 बार आईपीएल का चैंपियन बन चुकी है। इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस दोनों 5-5 बार आईपीएल चैंपियन बन चुकी है। आइए दोस्तों अब जानते हैं आईपीएल और MS धोनी के कैरियर के बारे में। आपको बता दें कि आईपीएल 2023 ऑक्शन किया गया था, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी को CSK ने 12 करोड़ में खरीदा था। धोनी बतौर कैप्टन आईपीएल में किसी एक टीम के लिए 200 मैच से अधिक खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आपको बता दें कि धोनी कैप्टन के तौर पर लगभग 240 मैच खेल चुके हैं। उन्होंने इस लीग में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 200 से अधिक मैचों में कप्तानी की है। इसके अलावा राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए भी उन्होंने कप्तानी की है। आपको बता दें जब चेन्नई सुपर किंग्स कुछ दिनों के लिए बैन कर दिया गया था, तो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के कैप्टन थे धोनी ही। धोनी आईपीएल के 5000 क्लब में भी शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि वे ऐसे 5वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं जो 5000 रन आईपीएल में बना चुके हैं। ओवरऑल बात करें तो कुल 5000 रन बनाने वाले वे 7वें बल्लेबाज हैं। MS धोनी की कैरियर की बात करें तो उन्होंने अपना वनडे कैरियर शुरुआत किया था बांग्लादेश से 2004 में, और अपना लास्ट ODI यानी वनडे इंटरनेशनल खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 में। वहीं टेस्ट डेब्यूट की बात करें तो MS धोनी ने श्रीलंका के खिलाफ 2005 में टेस्ट में डेब्यूट किया था। इसके अलावा ICC T20 विश्व कप विजेता भारत बना 2007 में, उसमें धोनी कैप्टन थे।
वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जो कि भारत में आयोजित किया गया था 2011 में, धोनी की कप्तानी में ही 28 वर्षों के बाद भारत विश्व कप अपने नाम किया था। इससे पहले 1983 में कपिल देव के कप्तानी में भारत ने विश्व कप जीता था। इसके अलावा धोनी के कप्तानी में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2013 में भारत जीत चुका है। इसके अलावा सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो धोनी के कप्तानी में 5 बार आईपीएल विनर बन चुका है सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे प्रश्न को। भारतीय मूल के समीर पांडे हाल ही में क्यों चर्चा में रहे? ऑप्शन ए, पर्थ का लॉर्ड मेयर चुना गया। ऑप्शन बी, पैरामाटा का लॉर्ड मेयर चुना गया। ऑप्शन सी, डार्विन का लॉर्ड मेयर चुना गया। अथवा ऑप्शन डी, पोर्ट हेडलैंड का लॉर्ड मेयर चुना गया। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, पैरामाटा जो कि ऑस्ट्रेलिया में है उसके लॉर्ड मेयर चुना गया है भारतीय मूल के समीर पांडे को। आपको बता दें कि भारतीय मूल के समीर पांडे को ऑस्ट्रेलिया के शहर पैरामाटा का लॉर्ड मेयर चुना गया है। वे झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के सुनारी के रहने वाले हैं और पहली बार भारतीय मूल का कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में इस पद पर पहुंच सका है। आपको बता दें कि समीर पांडे अब तक वहां डिप्टी लॉर्ड मेयर थे और पूर्व मेयर डोना डेविस के विधानसभा में चुने जाने के बाद वह पद रिक्त हो गया था, जिसके स्थान पर समीर पांडे लॉर्ड मेयर बनाए गए हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस संबंध में और कुछ जानते हैं। आपको बता दें कि पैरामाटा न्यू साउथ वेल्स सिडनी में सटा एक ऐतिहासिक उपनगर है। 2.5 लाख की इसकी आबादी है, जिसमें इस शहर में 11.2% लोग भारतीय मूल के रहते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के सुनारी निवासी समीर पांडे का स्कूलिंग जमशेदपुर के केएमपीएम हाई स्कूल से हुआ। हायर स्टडी के लिए विशाखापट्टनम गए। इसके अलावा हायर स्टडीज़ के लिए वे ऑस्ट्रेलिया सिडनी भी चले गए थे। आईटी एक्सपर्ट्स और उद्योगपति समीर पांडे 20 वर्ष पहले एक इंजीनियर के रूप में ऑस्ट्रेलिया गए थे और वहां जाके अब बस गए हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। राज्य के 80 स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के नाम में एक रूपता लाने के उद्देश्य से इन स्कूलों में अब किस नाम से जाना जाएगा? इस स्कूलों को अब किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन ए, पीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। ऑप्शन बी, बिरसा स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। ऑप्शन सी, तिलका स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। अथवा ऑप्शन डी, सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। इसका सही उत्तर है दोस्तों 80 स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस जो झारखंड में खुला है उसे अब सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस यानी चीफ मिनिस्टर स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें कि राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों यानी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के नामों में एक रूपता लाने के उद्देश्य से स्कूलों के नाम में बदलाव किया गया है। इन विद्यालयों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के रूप में जाना जाएगा। इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड का आदेश जारी कर चुका है। आदर्श विद्यालय योजना के तहत विभिन्न जिलों में 80 स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के रूप में विकसित किया गया है, जिसे सीबीएसई से एफिलिएटेड कराया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये विद्यालय वर्तमान में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इस कारण इनकी पहचान स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के रूप में नहीं बन पा रही थी। यही कारण है कि इसका नाम बदलकर सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस कर दिया गया ताकि एक रूपता स्कूल के नाम में रहे। इसलिए इन विद्यालयों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के रूप में नामित किया गया है। गरीब परिवार के बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने उत्कृष्ट विद्यालय की शुरुआत की है। इसकी संबद्धता सीबीएसई से कराई गई है और इन स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। झारखंड उद्योग विभाग के नॉलेज पार्टनर और मोमेंटम झारखंड का आयोजन करने वाली किस सलाहकार कंपनी की सेवा अब झारखंड में समाप्त कर दी गई है? ऑप्शन ए, डेलॉयट। ऑप्शन बी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ऑप्शन सी, L&T यानी लार्सन एंड टुब्रो। अथवा ऑप्शन डी, अर्न्स्ट एंड यंग। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, अर्न्स्ट एंड यंग, जो झारखंड उद्योग विभाग का नॉलेज पार्टनर रहा है। मोमेंटम झारखंड का आयोजन करने वाली सलाहकार कंपनी रही है, जिसकी सेवा अब समाप्त कर दी गई है। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। झारखंड उद्योग विभाग के नॉलेज पार्टनर और मोमेंटम झारखंड का आयोजन करने वाली सलाहकार कंपनी अर्नेस्ट एंड यंग की सेवा अब समाप्त कर दी गई है। 31 मई 2023 को इसके कार्यकाल का अंतिम दिन था। वर्ष 2015 में झारखंड में निवेशकों को लाने और नीतियों को निवेश के अनुकूल बनाने के तत्कालीन रघुवर सरकार ने अर्न्स्ट एंड यंग को सरकार का नॉलेज पार्टनर बनाया था।
इसके साथ ही ये बता दें कि इस दौरान कंपनी ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी से लेकर टेक्सटाइल पॉलिसी, फुटवेयर पॉलिसी, परचेज पॉलिसी बनाने में सहयोग किया। वहीं निवेशकों को झारखंड में लाने के लिए देश व विदेशों में रोड शो का भी आयोजन किया। वर्ष 2017 में जैसा कि आपको पता होगा कि कंपनी के सहयोग से ही मोमेंटम झारखंड का आयोजन रांची में किया गया था। फरवरी 2021 में कंपनी को उद्योग विभाग द्वारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया था 1 वर्षों के लिए, 2021 से 2022 के लिए। के दौरान कंपनी का मुख्य काम सुधार के लिए कानूनों में बदलाव करने के लिए से संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करना था। दोस्तों, इसको रिपीट कर दें कि कंपनी का मुख्य काम था सुधार के लिए कानूनों में बदलाव के लिए संबंधित विभागों से समन्वय यानी कोऑर्डिनेट स्थापित करना। आइए दोस्तों, अब देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। झारखंड में कौन 8000 मीटर से ऊपर एवरेस्ट समिट अटेम्प्ट लेने वाले 7वें और 8000 मीटर से ऊपर चढ़ाई करने वाले झारखंड के 8वें पर्वतारोही बन गए हैं? ऑप्शन ए सुषेण महतो, ऑप्शन बी पंकज कुमार, ऑप्शन सी मेघवाल महतो अथवा ऑप्शन डी शशि शेखर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शशि शेखर। आपको बता दें कि झारखंड के शशि शेखर ने माउंट एवरेस्ट में 8430 मीटर पर बालकोनी तक का सफ़र पूरा किया। खराब मौसम व वेदर विंडो कम होने, बढ़ती ट्रैफिक व स्वास्थ्य को देखते हुए शिखर के आखिरी पड़ाव से कुछ पहले वापस लौटने का कठिन फैसला उन्हें लेना पड़ा था। इस दौरान उन्हें सिर्फ साउथ समिट और हिलेरी स्टेप और शिखर तक का ही सफ़र तय करना था। आपको बता दें कि शशि शेखर राज्य से 8000 मीटर से ऊपर एवरेस्ट समिट अटेम्प्ट लेने वाले 7वें और 8000 मीटर से ऊपर चढ़ाई करने वाले झारखंड के 8वें पर्वतारोही बन गए हैं। शशि शेखर इससे पहले 26 अप्रैल 2023 को नेपाल में ही स्थित माउंट लोबेचे ईस्ट जिसकी हाइट 6199 मीटर है, समिट को पार कर चुके हैं। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब बारी है झारखंड से रिलेटेड वन लाइनर्स को जानने की, जो कि करंट से रिलेटेड है। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी हुकूमत के दौरान किस स्टेट की महारानी रही दुर्गावती देवी का हाल ही में निधन हो गया है? उत्तर है दोस्तों टोरी स्टेट की महारानी थी दुर्गावती देवी, जिनका निधन हो गया है हाल में। दूसरा प्रश्न है, उरांव पुरखा खीरी मोड़ा, जो कि एक उरांव लोक कथा कोश है, के लेखक कौन है? उरांव पुरखा खीरी मोड़ा के लेखक हैं डॉक्टर तेतरू उरांव और इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया था 9 अप्रैल 2023 को। अगला प्रश्न है, झारखंड के गोड्डा जिले की रहने वाली ममता कुमारी को हाल ही में किस आयोग का सदस्य बनाया गया है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल वीमेंस फॉर कमीशन में ममता कुमारी को सदस्य बनाया गया है और वह गोड्डा जिले की रहने वाली है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जस्टिन केरकेट्टा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर है हॉकी। जस्टिन केरकेट्टा एक प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड से केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी यूनियन कैबिनेट में कितने मंत्री हैं? इसका उत्तर है 2। एक हैं अर्जुन मुंडा और दूसरे हैं अन्नपूर्णा देवी। आपको बता दें कि अर्जुन मुंडा खूंटी से सांसद हैं, जबकि अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से सांसद है। तो ये 2 झारखंड से सांसद हैं जो यूनियन कैबिनेट में शामिल है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। और आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग और किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के तकनीकी सहयोग से संपादित प्रथम ई-पत्रिका पोषण धारा का शुभारंभ हाल ही में किया गया है? ऑप्शन ए ADB, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी यूनिसेफ अथवा ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट में कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है झारखंड से रिलेटेड स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ प्रश्नों को जानने की। आइए इसे भी जानते हैं। झारखंड हाई कोर्ट में 15 नवंबर 2000 को मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने पद स्वीकृत थे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12 अथवा ऑप्शन डी 18। इसका सही उत्तर है दोस्तों 8। आपको बता दें कि झारखंड का जब गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को, उस समय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 न्यायाधीश सहित 8 पद हाई कोर्ट में स्वीकृत थे। आइए इसके बारे में भी डिटेल में जानते हैं।
आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में 15 नवंबर 2000 को 7 न्यायाधीश व 1 मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 पद स्वीकृत थे और वर्तमान समय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 25 है। पटना उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच की स्थापना की गई थी 6 मार्च 2072 को रांची में, और पटना उच्च न्यायालय 8 अप्रैल 2076 को इस सर्किट बेंच को परमानेंट बेंच बना दिया गया। यानी पटना उच्च न्यायालय की परमानेंट बेंच बना दिया गया 8 अप्रैल 1976 को, और परमानेंट बेंच ही झारखंड उच्च न्यायालय बन गई जब झारखंड की स्थापना हुई 15 नवंबर 2000 को। आपको बता दें कि 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का पुनर्गठन अधिनियम के अधीन झारखंड हाईकोर्ट अस्तित्व में आया था। झारखंड उच्च न्यायालय ने 15 दिसंबर 2021 को यूट्यूब पर वर्चुअल हियरिंग की लाइव कार्रवाई शुरू की। झारखंड उच्च न्यायालय यूट्यूब पर सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला देश का 6ठा न्यायालय बन गया है, और वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय का नया बिल्डिंग धुरवा में बना है। इससे पहले झारखंड उच्च न्यायालय का बिल्डिंग डोरंडा में कार्यरत था। धुरवा में इस नए हाईकोर्ट के बिल्डिंग का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मई महीने में किया है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ स्टैटिक जीके को। पहला प्रश्न है, छोटा नागपुर केसरी उपनाम से किसे जाना जाता है? इसका उत्तर है दोस्तों राम नारायण सिंह। आपको बता दें कि राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी कहा जाता है, और महात्मा गांधी ने राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी उपनाम से पुकारा था, तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया यह नाम है। इसके अलावा आपको बात बता दें कि राम नारायण सिंह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े रहे हैं, और इनका जन्म चतरा जिले में हुआ था। संविधान सभा के सदस्य रहे, और महात्मा गांधी ने ही यह उपाधि दी थी छोटा नागपुर केसरी की। इसके अलावा आपको बता दें कि इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है स्वराज लूट गया। अगला प्रश्न है, सीएनटी एक्ट में आयुक्त के कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? इसका उत्तर है हाई कोर्ट। आपको बता दें कि सीएनटी एक्ट के आयुक्त के कोर्ट में अगर निर्णय से आप असंतुष्ट हैं तो इसकी अपील आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में कर सकते हैं। आपको ये बता दें कि सीएनटी एक्ट 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था, और इसके ड्राफ्टमैन थे, यानी इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था वह तैयार किया गया था जॉन एच हॉफमैन के द्वारा। सीएनटी एक्ट में कुल 19 अध्याय हैं और 271 इसमें धाराएं हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सीएनटी एक्ट बिरसा उलगुलान के परिणामों में से एक है, यानी बिरसा उलगुलान का परिणाम है सीएनटी एक्ट, जिसे लागू किया गया था 1908 में। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब की गई थी? झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत की गई थी 12 जून 1857 को। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत हुई थी रोहिणी, देवघर के रोहिणी से, और नीलांबर पीताम्बर पलामू क्षेत्र से में इसका नेतृत्व कर रहे थे, जबकि राजा अर्जुन सिंह सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह के दौरान। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? इसका उत्तर है रामगढ़। आपको बता दें कि रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन आयोजित किया गया था, और इसका आयोजन किया गया था 19-20 मार्च 1940 को, और जिस स्थल पर यह आयोजित किया गया था उस सभा स्थल का नाम था मझर नगर, और सभा स्थल का मुख्य द्वार का नाम रखा गया था बिरसा द्वार। अगला प्रश्न है, झारखंड का प्रथम सीमेंट उद्योग कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया? इसका उत्तर है पलामू के जपला में। झारखंड में पहला सीमेंट उद्योग कारखाना स्थापित किया गया था, और जपला पलामू में स्थित है, और जपला सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई थी 1921 में। इसके अलावा आपको बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी झींकपानी और चाईबासा में सीमेंट उद्योग है, रांची में, खलारी में है। इसके अलावा सिंदरी में भी सीमेंट उद्योग है। पूर्वी सिंहभूम जिले में हजारीबाग और बोकारो में भी झारखंड में सीमेंट का उद्योग स्थापित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन है? इसका उत्तर है पलामू। आपको बता दें कि पलामू प्रमंडल में 3 जिले हैं, पलामू, गढ़वा और लातेहार।
और पलामू में सबसे ज़्यादा ब्लॉक है 21, जबकि गढ़वा में दूसरा सबसे ज़्यादा ब्लॉक है यानी 20 ब्लॉक। और लातेहार की बात करें तो वहाँ केवल 9 प्रखंड हैं। और पलामू प्रमंडल की बात करें तो पलामू प्रमंडल और पलामू ज़िले दोनों का ही हेडक्वार्टर मेदिनीनगर ही है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।